अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं वलीद अबी। बवजह तबीयत नासाजी फवाद अहमद साहब ये शो नहीं कर पा रहे, तो आज शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, आज सुबह से टीवी स्क्रीन पर हम एक तकलीफ दे खबर देख रहे हैं जो कि आ रही है किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक से, जहां तलबा ग्रुपों में चंद दिन से कुछ तसादुम के वाक़यात हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी तलबा के भी ज़ख्मी और गैर मुस्तदक़ा तौर पर हलाकतों की भी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। किर्गिस्तान सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को डिमॉलिश के लिए दफ्तर खारजा भी तलब किया गया है। वहाँ हालत क्या है और वाक़यात क्या है, पाकिस्तानी तलबा किस मुश्किल का शिकार है, इन सब सवालों का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आज की अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं। 28 मई के बाद वो दोबारा पार्टी सदारत संभालेंगे। सवाल यह है कि नवाज शरीफ सदारत करेंगे या शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बिजली सस्ती होगी? अशियाए ज़रूरिया जो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है, उसमें कोई चेंजेस आएंगे? और ऐसे बहुत से सवाल जिनका जवाब हम आज यहीं तलाश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा बिलाल अकबर, और उनके साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं अज़हर सदीक हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अज़हर सदीक का, उनसे सवाल करेंगे। अदर साहब बताएगा कि ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है जो किर्गिस्तान में हुआ है। वहाँ पे मौजूद तुलबा जो हैं वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखकर एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या हमारा कसूर है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या यही वजह है? इससे मतलब क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप? बहुत शुक्रिया वलीद। ये देखें, ये एक ऐसा मौका है कि दियारे गैर में जब जाके आदमी रहता है, मैंने भी 9 साढ़े 9 महीने वक्त गुजारा है इस वसायत के, इस गवर्नमेंट के पीछे पाकिस्तान में रहने नहीं दिया गया वो, और वहाँ तकलीफें देखी हैं क्या हाल है। और हमारा सबसे ज्यादा कसूर है कि हम अपनी एम्बेसीज को, अपने कमीशन का, हम उनको और चैनलाइज नहीं कर सके। इमरान खान ने कोशिश की थी कि सिस्टम को ठीक करने की, लेकिन वहां भी माफियाज बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात देखिए, इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। मैं ये कहूँ कि ये वाकया ऐसा है कि इसको कहूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। असल में लड़ाई तो मिस्री से हुई थी, मिस्री से फोर्सेस सबकी तरफ आ गई, लेकिन जो काम करना था वो हमारी एम्बेसी का बड़ा एक रोल था। हमारे वहाँ के हाई कमिश्नर का या बाकी लोगों का बहुत एक पॉजिटिव रोल है कि उन्हें फौरी तौर पर आकर इस मामले को रेस्क्यू करने के लिए आगे आना चाहिए था। यानी वहाँ पर यूएनओ के रैपिटर, यानी वहाँ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, इतना कुछ यहाँ अवेलेबल है। अब ये नहीं कहते कि किसी की सालमियत पे आप बैठकर, लेकिन वजह क्या है कि दूसरे मुल्क में आपकी ये जिम्मेदारी है, जी। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट पूरी दुनिया में आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ ये मानना पड़ेगा, ये डराते फिर रहे हैं। फिर देखिए, जब आपने राब्ता ही कोई नहीं किया, तो वहाँ से जो लोग हैं, वो जो जख्मी हुआ है, जो दिक्कत में है, जो बेचारे परेशानी में है, फिर वो बातें करेंगे। और फिर ऐसा होता है कि कई फेक न्यूज़ निकल जी। भी आती है, काफ़ी लोग मर गए या ऐसी बातें। तो हमें सबसे पहली जो बात है कि हमें एक सेंसिबल गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट ने कहीं से आया, आज एक ट्वीट किया है वज़ीर आज़म साहब ने, यानी वाक़ये को आज गालबन 4-5 दिन हो गए हैं, ये मसाइल शुरू हुए, और वो भी यानी हमारी एम्बेसी का फेल्योर है कि आपको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिपोर्ट जी। करना चाहिए था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेती, और अभी भी आप शायद इन्हें पता नहीं है कि आप अगर ये मैं अगर जाता हूँ और मेरे साथ वहाँ ज़्यादती होती है, तो मैं ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, ये क्राइम में भी बात जाती है जी। कि आप लेके जाना चाहें तो वहाँ भी आप लेके जा सकते हैं। अभी जी। हालात ऐसे नहीं है। जी इन ठीक है सर, बातों को आपका हवा पॉइंट आ गया है और रुक करेंगे बिलाल अकबर खान साहब का। बिलाल साहब, आप बताएगा कि हुकूमत ने इस वक्त जो है क्या इंतजाम किए हैं, क्या इकदाम उठाए हैं? क्योंकि वहाँ पे मौजूद तुलबा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि किसी भी किस्म का अभी तक राबता नहीं किया गया उनकी जानिब से, और वो अभी भी जो है इस वक्त सूली पर लटके हुए हैं। गवर्नमेंट क्या इकदाम करेगी इससे मुतल्लिक़? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जी, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। और हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमें इसके ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड भी कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हुए हैं, वो हमने उनकी हिफाजत में वहां पर भेजे हुए हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर। लेकिन हमारे एंड से आज हमने खबर टीवी पे देखनी शुरू की, मेरे भाई बड़ा गुस्सा कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हकीकत बात यह है कि ये खबर बाहर निकली ही नहीं, ना किसी इंटरनेशनल मीडिया पे और ना कहीं और। हमने आज ही देखी खबर, और शहबाज साहब ने उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जितने एम्बेसी के वहां पे ओहदेदार हैं सारे निकलें और जाके बच्चों की मदद करने की कोशिश करें। जो हो रहा है वो बहुत कम है, हमें ज्यादा मदद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे वहां पे इतनी मुश्किल हालात में हैं, जिस तरह के मैसेज मैंने भी सुबह देखे, आपने भी देखे होंगे, तो बंदे का दिल कटता है।
क्योंकि ये हमारे बच्चे और हमें बाफाजत इनको वापस लेकर आना चाहिए। जो भी हमें नेसेसरी एक्शन है सर, हुकूमत इससे करने को मुतल्लिक तैयार है गवर्नमेंट ने और क्या डेडलाइन में बना रहे हैं। इंतजाम किए हैं? एक्चुअली सवाल यहाँ पे ये बनता है क्योंकि मुसलसल रब्ता किया जा रहा है इस वक्त वहाँ पे मौजूद तलबा से। इस वक्त जो है इकदाम क्या किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से और क्या स्टेटमेंट आई है इससे मुतल्लिक? देखिए जी, हम लोग अभी फिलहाल जो मेरी नॉलेज में है वो तो यही है कि वी आर थिंकिंग ऑफ, हम एक स्पेशल फ्लाइट्स वगैरह चलाना चाह रहे हैं। हम कोशिश करने लगे हैं कि अपने बच्चों को वहां से इवैक्यूएट करें, क्योंकि वहां पे जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन बनी है उसके अंदर बच्चे जितनी देर वहां पर रहेंगे उनकी जानों को खतरा है। जी और अभी तक मुश्किल ये है कि इतने स्कैटर्ड लिविंग है वहां पे कि हर बंदे से सही से राब्ता नहीं हो पा रहा। काफी सारे लोगों के साथ राब्ता हो चुका है, पेरेंट्स बहुत परेशान है, वो भी मैसेज से राब्ता कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर इस फोरम के ऊपर बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कि एज ए गवर्नमेंट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हमारी हेल्प आउट करें ताकि हम अपने बच्चों को बाहिफाजत मुल्क में वापस ला सकें। जी ठीक है, और करेंगे। अजहर साहब ये बताएगा कि नवाज शरीफ जो हैं अब वापस आ रहे हैं सदारत में, क्या आप लोग तैयार हैं इससे मतलब? और जो है अब वो सदारत संभालेंगे, क्या चेंजेस देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, पार्टी तहरीक इंसाफ को तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भुगत रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसके इलेक्शन कमीशन को हमारे इलेक्शन ही पसंद नहीं आ रहे। कभी अपना बाल सीधे नहीं है, कभी नाक टेढ़ा है, कभी आंखें बंद हो गई हैं। इस तरह के तो हमने आर्गुमेंट सारे सुनते रहे हैं जी और हमने जितना भी किया और हमें देखें और इसका हमें नुकसान क्या हुआ। हमारा पार्टी सिंबल दे लिया गया कि इंतखाबात करवा भी दिए, जो भी आया। अब वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के इलेक्शन नहीं हो सके, या जो पीछे बैठे हुए ताकतवर लोग बैठे हुए हैं या सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को इनको पसंद नहीं आया, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में रहे। अब आती है बारी इनकी। अब आपको पता है कि डील के तहत आए हैं, वरना तो नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल थे, नैब के केसों में सजाएं हुई थी और इश्तिहारी थे और इनके लिए प्लेटें बिछाई गई, रेड कारपेट रखे गए, फूलों से इस्तकबाल किया गया। एक इश्तिहारी को नादरा के दफ्तर में चल के चला गया और इमरान खान जब वहां आया, आप सब ने हमने देखा कि किस तरह वहां से पकड़ा गया, कोई वारंट नहीं था। और दूसरी तरफ ये देखा हमने कि जनाब सर, आप पंजाब लोगों के कुछ रहनुमा कह रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं कि गलत सजा दी गई, कुछ केसेस रिवर्स हो गए और अब वो पार्टी में वापस आ रखे हैं, सदारत उनको जो है वो मिलने जा रही है। इससे मतलब जो है पीटीआई कितनी तैयार है आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस के लिए? मैं तो सिर्फ बात कहना चाह रहा हूँ ना, हम तो बैरड की बात करते हैं। जी हमने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था ना, वो इन्होंने जमीन बोझ कर दिया। इतनी जूते पॉलिश किए कि जूते घिस गए हैं। यानी वो अगर देखा जाए ना हालात क्या है। हम तो कह रहे हैं आए सिविल लिबर्टीज की बात करें, इमरान खान के साथ जाती हैं, सारे झूठे केस है भाई। आप मान लिया आपके खिलाफ भी झूठे केस है, वही नैब है ना पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, अब भी पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है आप। और ये पार्टी के इलेक्शन बड़े अहम इस कॉन्टेक्स्ट में भी हैं कि अपना अल्लाह करे अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बेचारे घर बैठे हुए हैं, वो घर बैठे क्या करे अब? कोई काम तो चाहिए ना, कोई दिल बहलाने के लिए। तो दिल बहलाने के लिए अब क्या करें? अब चूंकि ढीले करके आए हुए हैं कि वजीर आजम नहीं बनना था, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था, तो अब कोई ना कोई तो खेल कूद करनी है। तो इस खेल कूद जी करने के लिए पार्टी में से वो इस्तीफा दे दिया है और अभी अपना निगरान अपना सेटअप आ गया उनके पास, शहबाज शरीफ के पास। आगे वो हो जाएंगे, हम उसको वेलकम करते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं वेलकम करते हैं, पर इनकी स्क्रूटनी भी उसी तरह हो कि जिस तरह हमारे इलेक्शनों की हुई है। और ये खुशहाल देखते बात है हैं कि आप लोग वेलकम करते हैं, दैट्स एन गुड थिंग। जाता बिलाल साहब ये बताएगा कि नवाज शरीफ जो हैं वापस आ रहे हैं सदारत में, बयानिया क्या होगा, क्या मज़ाहमती या मुफाहमती? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा, और वो बात ये है कि 5-7 साल से जो पीटीआई है ये कोशिश कर रही है कि मीम में से शीन निकल गई है, शीन में से मीम निकल गई है। ना इनकी पहले को ख्वाहिश पूरी हुई है ना आज पूरी होगी। हमने इनके लीडर की गिरफ्तारी के ऊपर मिठाइयां नहीं बांटी, ये हमारे लीडर की गिरफ्तारी में मिठाइयां बांटते रहे और उस टाइम में बगले में जाते रहे कि क्या कमाल फैसला आ गया कि इससे ज्यादा इंसाफ कभी हुआ ही नहीं है। हमने वो भी चुप करके बर्दाश्त किया, हमने रोडों पे निकल के शहीदों के मुजस्मे भी नहीं तोड़े, उनकी हमने यादगारें भी नहीं तोड़ी, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कैद भी काटी और उसके बाद उसको बर्दाश्त भी किया और हमने अपना मुकदमा जो अदालत में लड़ा है। तो अगर जी इनको अदालत के फैसले से कुछ नाराज है तो उनसे क्या रिट करें जाके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और ये खाली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे टीवी पे आके बयानबाजी ना करें। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा नवाज शरीफ साहब जो आना चाह एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। जी नवाज बयानिया। शरीफ साहब हमारे लीडर है,
जी हमारे लीडर हैं, हम पार्टी के अंदर हम चाहते हैं, एक पार्टी का मुत्तफिका फैसला हुआ है कि ही शुड एक्ट एज ए लीडर। हमने हमने एक पार्टी का एक मौकफ ये भी बनाया है अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी, कि हम चाहते हैं कि जो बंदे ऑलरेडी किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं आज एज ए मिनिस्टर सर्व कर रहा हूं, तो मुझे एज ए मिनिस्टर इतनी मसरूफियत है कि मैं बाकी जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकता। तो जो जो लोग मिनिस्ट्रीज के अंदर है या अहम जिम्मेदारियां हुकूमतों की अदा कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द मेन बॉडी जो कि आपकी पार्टी को लेकर चलेगी। तो जी। हम उस मौकफ के ऊपर हैं और आप देखेंगे कि ये हमारा मौकफ जो है ये ट्रांसलेट होगा हमारे इलेक्शंस के अंदर। लेट्स सी सर, लेकिन अजहर साहब की जानिब से कहा गया है कि हम वेलकम करते हैं नवाज शरीफ जो है वो वापस जो है वो सदारत करने आ रखे हैं पार्टी में। सर ये बताएगा कि अजहर साहब के अली अमीन गंडापुर से मतलब बड़ी बातें सामने आ रखी हैं। इससे मतलब जो है राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं बड़े तीसमार खान समझते हैं अपने आप को, वो सिर्फ फायरिंग कर सकते हैं। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के? देखिए, बातें बड़ी लॉजिकल बातें कही हैं। रॉयल्टी में पैसा पड़ा हुआ है, एनएफसी अवार्ड से जो आने वाला पैसा वो पड़ा हुआ है, फिर लोड शेडिंग में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जी आपको पता है। और यहाँ तो आपने सुन लिया ना, मरियम सॉरी आजमा बुखारी कहती हैं कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं आपको गंदम। और देखिए पीटीआई ने और खासतौर पर खैबर अमीर अली मीन गंडापुर ने गंदम यहाँ से, यानी ये तो खरीद नहीं रहे, 2900 में गंदम खरीद के यानी यहाँ के किसानों के लिए भलाई की। और वो भी इनको एतराज है। अच्छा, वो भी क्या करते हैं, सुबाइयत झलक दे रहे हैं। वो जो बातें हैं ना, हमें एक्शन लाउडर पता चलने चाहिए ना कि आवाज आ रही है। खाली टीवी पे बैठकर जुबान पे इस तरह गुफ्तगू कर देने से मसले नहीं हल होते। पिछले 2.5 सालों से शहबाज शरीफ रहे, तो भाई उस वक्त तक शहबाज शरीफ वजीर पार्टी के सदर रहे, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया आप लोगों को? शहबाज शरीफ वजीर आजम भी रहे और वो बेचारे मुलाजिम थे पीटीएम 1.0 के, फिर निगरान हुकूमत, और बाद में देखा हमने तो ये शहबाज नवाज शरीफ को पहले नहीं ख्याल आया कि आना है अगर सियासी बातें करनी है, यानी अगर 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 इस तरह की गुफ्तगू करनी है तो फिर लोगों के पास जुबान है, वो फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुंह बचाना। आपको अब आगे लेके जाना है मुल्क को, और मुल्क को आगे इस तरह नहीं है। यानी अगर हम पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी की वहां नुमाइंदगी कितनी क्या है खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों गवर्नर बनाया एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में एतराजात है, बहुत ज्यादा बातें हैं, गुफ्तगू करने का ढंग नहीं आता, बहुत सी बातें हैं उनके बारे में, फैसल करीम कुंडी के बारे में। यानी और देखे ना, पंजाब में भी आपने एक गवर्नर बनाया ना, बड़ा एक सीजन आदमी है, मैं तारीफ करता हूँ उस गवर्नर की, बड़ा अच्छा सीजन, और इस तरह की गुफ्तगू बॉडी गुफ्तगू नहीं करते हैं। लेकिन वजह क्या है? अच्छा, उसके जवाब में सुने जरा, राणा सनाउल्लाह जिस तरह जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, राणा तनवीर ने इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन सर अगर ऐसी बात करना कि हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देंगे, गुड स्टेशन पर जो है कब्जा कर लेंगे और लोड शेडिंग से मतलब जो है तमाम तशरीह हम देंगे, ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा कहना चाहिए एक वज़ीर आला को सुबह के? वजह देखिएगा, बिजली पे उतना ही हक है हमारा जितना पाकिस्तान में बाकी लोगों का हक है। हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के हवाले से है कि वो पानी वहां से है, और बिजली पानी जब जो पैदा हो रही है उन पे उनका हक मौजूद है। आपने आजाद कश्मीर में बिजली सस्ती दी क्योंकि पानी, ये चाहती हैं कि उस तरह का एहतजाज हो। हम तो लोगों को कूल डाउन कर रहे हैं, जो लोगों के जो मसाइल है, जो लोगों की दिक्कत है, सड़कों पे आके तोड़फोड़ शुरू हो तो हम बताएं कि नहीं, आप लोग का एग्रेसिवली केस जो है हम लड़ रहे हैं, हम इनको बैठने नहीं देंगे, हम लोड शेडिंग इस तरह नहीं होने देंगे। अगर नहीं कर सकते पेस्को वाले तो भाई हम करके दिखाएंगे कि अपना लोड शेडिंग मुतवाजन हो और बिजली मिले। अभी तो इन्होंने एलएनजी के सौदे किए हैं, इन्हें वो भुगतना है, और आप अंदाजा लगाएं। और अगले दौर में बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, आगे ये प्लांट है पीजीपीसीएल का, वो बंद करना चाहते हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने और क्या करना है? एलपीजी पहले ही मुल्क के अंदर इन्होंने लोकल प्रोडक्शन बंद कर दी है, और ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का बिल इतना है, और वहां डॉक्टर मुसद्दक मतलब जैसे लोग वहां पैसा बना रहे हैं। यहाँ क्या बातें आप कहें? तो ये जो है ना, ये बिजली का मामला, ये सारा अगर करना है ना तो माइंड चाहिए, ब्रेन चाहिए। वो ब्रेन नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। वो कहें वो अच्छे ब्रेन दे देंगे उनको जो इनके ये, लेकिन हम मौका दे रहे हैं कि अपना तजर्बा करके देख लें। 2022 से जब से हुकूमत पे कब्जा की है उस वक्त से लेकर आप बता दें
कुछ ठीक है ठीक कर अजहर सके। साहब, ठीक है, आपका ये पॉइंट सामने आ गया। बिलाल अकबर साहब बताइएगा कि आप इत्तेफाक करते हैं तमाम तर बातों से अजहर सिद्दीकी और जो बातें कही गई वज़ीर आला KPK की जानिब से, इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? इनकी मैं किसी एक भी बात से एग्री नहीं करता, पहली बात है। जज्बातियात और वही बातें जो कि धरनों में करते हैं वही बातें आज टीवी बैठकर कर रहे हैं। एलएनजी किसने बंद की जी? एलएनजी के जो सौदे हुए थे सस्ते रेटों के ऊपर, किसकी हुकूमत ने आगे खत्म किए? किसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहरान है, जिसकी वजह से आपको यूरिया भी महंगा मिला, आपको डीएपी भी महंगी मिली, क्योंकि पाकिस्तान में गैस यानी बंद हो गई। एलएनजी आपने चलने नहीं दी, यहाँ पर महंगे रेटों पर आप खरीदते रहे और आज आप दूसरी हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ कोई बंदा ज्यादती करना चाहता है, केपी पाकिस्तान का सूबा है और हम उसको पाकिस्तान का सूबा ही समझते हैं, जी लेकिन आपको ऐसी बातें करते हैं जैसे आप किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अंदर आए हुए हैं। जी केपी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता, आप ये कोशिश भी ना करें। आपके सीएम साहब बड़े काबिल एहतराम है, जो उनकी आपने एतराज किया कि जी जिस बंदे को लगाया गया गवर्नर वहां पे, तो जो आपके सीएम साहब के ऊपर आज से 5-7 साल पहले के मुकदमे हैं, वो भी तो उठा के देखें कि अपने कबीले में वो क्या करते रहे। हम उसमें बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो एक फिल्मी हीरो वाले डायलॉग बाजी है ना, ये प्लीज हुकूमतों में नहीं चलती। हुकूमतें मुफाहमत से चलती है और मुफाहमत करने को तैयार है। केपी में अगर लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है तो पंजाब के अंदर भी लोड शेडिंग जो है वो हर जिले के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में फर्क हो रही है। जहां पर बिजली की चोरी ज्यादा है, बिजली के बिल पे नहीं किए जा रहे, वहां पे एक पॉलिसी बन गई है जिसको मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि जो फालतू बिल चार्ज होता है उन सार्फिन पे जो कि बेचारे जी बिल देते हैं, अब उनको फालतू बिल चार्ज नहीं करेंगे। जी इसके लिए जहां जहां पे बिजली की चोरी हो गई वहां पर ज्यादा लोड शेडिंग की जाए, ताकि सर, ओवर एक हम बिलिंग से ऐसा मुताल्लिक जो एक है माहौल हिकमत अमली ऐसा तो बनाएं इख्तियार की गई कि है, क्या जहां पे इसमें कुछ चेंजेस नजर आए हैं? कुछ इससे फायदा हुआ है ओवर बिलिंग से मुताल्लिक जो भी हिकमत अमली इख्तियार की गई है? इससे फायदा होगा। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक महीने में क्या आपको फायदा नजर आएगा? थोड़ा आप टाइम दें, आप देखेंगे कि जिस स्पीड से पंजाब के शहरों के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और जो कुंडे के खिलाफ और तंग गलियों के अंदर जाके भी अब इस टाइम के ऊपर बापदा वाले ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि उन्होंने जी जिंदगी में नहीं किया था। ये सिस्टम जो ठीक कर रहे हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा मौका दें। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि कभी भी नहीं हम चाहेंगे कि केपी के साथ किसी सूरत में भी कोई ज्यादती हो, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और जी अगर इनके वजीर आला साहब ने मेहरबानी की है, चले मैं मान लेता हूँ इनकी बात कि उन्होंने खरीदारी शुरू की है, तो अगर वो खरीदारी ना करते तो प्लीज ये मुझे बता दें उनके पास और हल क्या है। सारी जिंदगी जो गंदम पंजाब में उगती रही है वही केपी को जाती रही है, उन्होंने वही खरीदी है, तो कोई स्पेशल ऐसा नहीं किया। बट थैंक यू वेरी जी मच, मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे मुताल्लिक हम मजीद जो है गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। सियासी गुफ्तगू जारी थी और इससे मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ दे रहे थे अजहर सदीक़ और बिलाल अकबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब ये बताएगा कि टेरियन वाइट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उसका बेंच तश्कील दे दिया गया है, दोबारा ये केस शुरू हो गया है। क्या इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है बानी PTI के इस वक्त? देखिए, एक बात मैं आपको वलीद बता दूं, अब तो रिहाई बहुत करीब है। साइफर का केस लगा है 21 तारीख के लिए, जी वो इस हफ्ते में 2 या 3 दिन चलेगा। वो केस खारिज हो जाना है, इक्विटल हो जानी है वहां से। चले इक्विटल नहीं होती तो इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। जी 23 सर, तारीख को इद्दत का केस भी है, उसमें कुछ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक बात करें। हमने नहीं, मैं बात कर रहा हूँ साइफर के बाद इद्दत के केस की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ जी नहीं है। वो खाली जुबानी कलामी बातें कर देना, लोग तो ही बेवकूफ बनने वाले नहीं है ना। अब अभी आने वाले दिनों में फॉर्म 45-47 की कहानी भी सारी सामने आ रही है, फोरेंसिक भी होगा और इसी तरह टीवी प्रोग्राम में बैठेंगे। जब ये जो ये जालसाजी से जीत के आए हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। अब अगली जो बात है ना, ये इसी तरह जालसाजी करके ना, ये टेरियन वाइट केस, अब आपको जी याद होगा टेरियन वाइट में जो वकील है जो है ना, मुद्दई मुद्दई के जो वकील हैं, वो पता है आपको कौन है? उनका नाम है हामिद अली शाह साहब। हामिद जी अली शाह साहब FIA में साइफर के केस में वकील है। यानी हुकूमत ने FIA में जो वकील किया है उसका नाम हामिद अली शाह है, और हामिद अली शाह साहब वही वकील है जो टेरियन के केस में क्लर्क के वकील थे। यानी हामिद अली शाह साहब बड़ी तगड़ी फीस लेते हैं। अभी नैब के हवाले से जो केस कराया है मखदूम अली खान को 4 करोड़ रुपया फीस दी है, आप और जी मेरे टैक्स का पैसा दिया ना। इसी तरह अब वहां भी करोड़ों रुपया फीस है, और उस केस में है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं और आप पाकिस्तानी कानून के तहत है, अगर मेरी औलाद है तो मेरी औलाद डिक्लेयर है, डिक्लेयर फॉर्म बे के अंदर है, और आपका डाटा नादरा के पास अवेलेबल है, फैमिली ट्री सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है हमेशा, या अदालत की डिग्री ली जाती है कि जनाब ये वर्सान है, अपना
डेक्लेरेशन डिग्री आती है। अब वो टेरियन वाइड का केस जो साल से बड़ी दफा इसको पिट चुका है, बड़ी दफा पिट चुका। कोशिश उनकी ये थी कि इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने के लिए सारे केस बनाए गए थे। इसमें पहले लार्जर बेंच बना था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलानी, जस्टिस सरदार इसहाक खान। उसमें 2 जजों ने पहले केस खारिज कर दिया था कि ये केस बनता नहीं। और एक अगली बात बता दूं आपको, सरदार इसहाक मौजूद है, उन्होंने भी आकर यही केस देखिएगा, केस ये खारिज होना है। असल जो बात है ना, जो फायदा नवाज शरीफ ने ले लिया है ना 62(1)(f) का, ठीक है सर, इससे मतलब आपका पॉइंट आ गया। ये बताएगा कि बुशरा बीबी जो है काफी नाराज नजर आ रही हैं, और इससे मतलब जो है गिला क्या है, और ये बताएगा कि बुशरा बीबी गुस्से में क्यों है। क्या ट्रायल का फैसला जल्दी होना चाहिए? ट्रायल का कौन सा फैसला जल्द होना चाहिए? जस्टिड हरिड इज जस्टिड बरीड हमेशा से। यानी नवाज शरीफ इन्हों के देख लें तोशा खाना के केस, आज 5-5 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने अब सदर बन के यूसुफ गिलानी का देख लें आप। फिर ट्रायल ये ट्रायल जेल बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, जिस तरह से बंद कमरे में हो रहे हैं। आई टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन। और मैं बुशरा बीबी के अपने आदम एतमाद पे बिल्कुल मैं समझता हूँ बेहतरीन फैसला किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ट्रायल यही चलाना है। मैं आज भी समझता हूँ कि इन जजेस के पास जितने भी ट्रायल चले हैं, सारे के सारे जेलों के अंदर ट्रायल आपने देखा है। सिर्फ एक तोशा खाना जो इलेक्शन कमीशन वाला था, वो ट्रायल बाहर चला था। 5 अगस्त की गिरफ्तारी के बाद 3 केसों में इन्होंने जेल में रखकर ट्रायल चलाए हैं, और वो सारे के सारे इंसाफ के तकाजों को पूरे नहीं करते। अब उससे अगला भी तोशा खाना एक लेके आ रहे हैं, और तोशा खाना के मैंने तस्वीरें निकाली थी ना 1990 से लेकर अब तक। अच्छा अदर साहब ये बताएगा, इन शॉर्ट ये बताएगा कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस बने क्या वो झूठे थे? इससे मतलब क्या कहेंगे? ना अभी भी आज भी देखे ना, एवन फील अल अजीज अगर देखा जाए अपार्टमेंट में मौजूद है, मनी ट्रेल है नहीं, कैसे खरीदनी है? दिखाए ना कौम को। मैं चैलेंज कर, हर प्रोग्राम में मैं चैलेंज करता हूँ कि लाइन लाकर दिखाएं। और दूसरी तरफ जरा समझिएगा, वो जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें हाइड पार्क बेचा हुआ है। हाइड पार्क 38 अरब का था या 30 अरब का था। 50 अरब में खरीदा इन्होंने, कितने में? 50 अरब में बेचा इन्होंने, और 12 अरब की रिश्वत ली। वो गालिबन मलिक रियाज या किसी से अपने हसन हुसैन नवाज ने, उनकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और इमरान खान भुगत रहा है किस बात? वो पाकिस्तान पैसा लेकर आया है, और वो पैसा पाकिस्तान आ चुका है, जमानत उसमें होगी भी है। उस ट्रायल में भी बरियत देख रहा हूँ। इमरान खान आप बड़ी से पहले बाहर आते आपको मुझे नजर आ रहे हैं, तावक्त है कि कोई नए केस ना बना ले, और उम्मीद है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब ये बंद करेंगे, कोई नए केस ना बच जाए। बिलाल साहब ये बताएगा कि बड़ी बातें की जा रही है आपकी पार्टी की जानिब से, ग्रेटर मुज़ाकरात से मतलब जो है बड़ा मौक़िफ़ सामने आता है नून लीग का। ये बताएगा कि इतने मुकदमात और इसके बाद इतनी तल्ख एक माहौल है, इसमें मुज़ाकरात कहाँ देख रहे हैं आप? लेकिन हमने तो हमेशा कोशिश की मुज़ाकरात करने की। जिस दिन इनके लीडर वज़ीर आज़म बने थे तो सबसे पहले शहबाज साहब ने उनको जाकर कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। तो उस टाइम उन्होंने बड़ा तमस्सखाना अंदाज में कहा था कि मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, और उसके बाद ही रिफ्यूज टू मीट द ऑपोजिशन। हम इनकी तरह नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम कोई डिक्टेटरशिप में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोगों को लटकाने लटकूने बिलीव नहीं करते, लोगों के जाके जेलों में से एसी उतारने पे बिलीव नहीं करते, लोगों के फोन लेने पे बिलीव नहीं करते, लोगों के टीवी छीनने पे बिलीव नहीं करते। हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जब तक हम सारे मिलकर काम नहीं करेंगे ये पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। इसी लड़ाई झगड़े की वजह से 2013 में इन्होंने धरने देने शुरू किए। पूरा 1 साल जो चाइना के साथ हमारा सीपैक का मुआहदा होना था वो डिले हो गया, जिसकी वजह से जो चीजें ऑन ग्राउंड आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। फिर इन्होंने तो अपने दौर में जो माशाल्लाह किया, जो चीजें बंद कर दी जिस तरीके से कि बिल्कुल ही पाकिस्तान में वो काम हो ही नहीं रहा था, तो उसको हाँ एक काम अच्छा हुआ जो कोरोना का इन्होंने हैंडलिंग की, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया। जो अच्छा काम है वो मानना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी को प्रेस ही किया गया, हर चीज खराबी की तरफ गई। हम ये चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आज भी हो जाए, बैठ के बात हो जाए कि अब पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बनने चाहिए, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जब भी किसी बेहतरी वाली साइड पे, क्योंकि हुकूमत की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी वाली जो साइड है, उसमें अक्सर लोगों का, जो हमारी आवाम है, जो हमारे ताजर है, या हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, या हमारे और स्टेक होल्डर है, वो फील करते हैं कि यार उनका कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि टैक्सेशन होती है, टैक्स कलेक्शन होती है, कुछ सख्ती होती है। अब उसके अंदर जब इस तरह कोई छोटा सा भी मामला शुरू होता है
तो साथ ही ऑपोजिशन जाके बैठ जाती है उन स्टेक होल्डर्स के साथ और उसका एक तमाशा बना दिया जाता है। अच्छा, आदिल साहब ये बताएगा कि नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऑडियो मौजूद है जिसमें बरबरा ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। इसको भी आप झुटलाएंगे कि अगर ये ऑडियो सामने आती है तो कैसे देखेंगे आप इसको? मैं बताऊं आपको, अगर इतना होता ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ इलेक्शन में इस दफा हुआ ना, फॉर्म 45 और 47 में अवाम ने आज भी इलेक्शन करा लें, हमारे पास जेन्युइन लीडरशिप है और जेन्युइन वोटर है। और जहां तक है ना नवाज शरीफ को तो देखें, अब ख्वाजा आसिफ का देख लें, अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते राब्ता हो गया, उन्होंने कहा पंजाब की हुकूमत ले लें, वफाक ले लें। 2019 में नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता इस मुल्क से बाहर चला गया। तो डीलें तो सारी इनके पास थी, हमारे पास कोई डील नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने कॉर्नर पे उस वक्त भी लगाए रखा, अब भी लगाए रखा, और अपने जो टारगेट किसी ने पूरे करने थे इंटरनेशनल एजेंडा के, वो टारगेट अचीव हुए हैं। और इसमें अचीव करने में आप जुल्फकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को मुहब्बत रखा, ये निकल के भी चला जाता है, ये आ भी जाता है, निकाल के भी ले जाते हैं, आ भी ले भी आती है। उठा के देख लें 2000 में क्या हुआ, और उसके बाद अब आपने देखा कि जिस तरह प्लेट में रखकर इसको लेके आए, बेवकूफ बनाया है सारे निजाम के साथ। और हम क्या कह सकते हैं? जी ठीक है, और इससे मुतल्लिक हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे अज़हर सदीक़ माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद थे, और इससे पहले हमें ज्वाइन किया था बिलाल अकबर खान जो कि सूबाई वज़ीर पंजाब थे। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम सुबह टीवी में जो है एक बड़े दर्दनाक और तकलीफ दे मनासिर जो है आज सुबह से देख रहे हैं और जो कि आ रहे हैं। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक से जहां तलबा ग्रुपों में चंद दिन से कुछ तसादुम हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर पामी फेडरल इस्लामाबाद चैप्टर यासिर न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, ये बताएगा कि बतौर सदर पामी फेडरल आप इस वाक़े का जिम्मेदार किसे कहते हैं और ये वाक़या क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो ये बहुत तशवीशनाक हालात हैं इस वक्त किर्गिस्तान में, जो हमें इतलात आ रही हैं उससे बहुत ही हमें तशवीश पाई जाती है, ना सिर्फ वालिदैन में बल्कि बाकी लोगों में भी। और इस वक्त हमारी दुआएं हैं उन बच्चों के साथ कि अल्लाह मियां उनको अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि जी जो हालात वहाँ पर हैं वो बहुत ही इस वक्त कशीदा हैं और उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत जो है वो अवली प्रॉब्लम है। देखिए, इसका असबाब तो सिंपल सी बात यह है कि कम्स डाउन टू कि हमारी पॉलिसी, जो पॉलिसीज इतने सालों से पाकिस्तान PMC ने और नाम लेकर अली रजा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनसे लेकर जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जिसके नतीजे में हमारे इतनी कसीर तादाद में बच्चे किर्गिस्तान और इस किस्म की इलाकों में जगहों पर गए मेडिकल की एजुकेशन लेने के लिए, ये सारी तो है उनके सिरा तो वहाँ से निकलता है। और इसको हमें एक जामे और मुकम्मल तौर पर देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके लिए हम तो ये मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे इतने स्टूडेंट्स किर्गिस्तान बिश्केक में पहुंचे, वो किस हालात में थे, उनको किस किस्म की तालीम क्वालिटी किस किस्म की दी जा रही थी, ये तमाम चीज़ें काबिल तहकीक हैं। जी अच्छा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यासिर साहब ये बताएगा कि आखिर हमारे मेडिकल के तालिब इल्म बाहर क्यों जाते हैं इन मेडिकल स्टडीज़ के लिए? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि आपने जो है आपके जो लोकल मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उनको आपने इतना क्या नाम है सफोकेट कर दी है कि, और स्टूडेंट्स में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि एडमिशन पॉलिसी के लिहाज से और लिहाज से कि हमारे स्टूडेंट्स मजबूर हो रहे हैं कि वो इस मुल्क से बाहर जाए। और सिर्फ स्टूडेंट बाहर नहीं जाते, ये आप देखिए, ये साथ ही आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है, ज़र मुबादला भी बाहर जाता है। हर स्टूडेंट वहाँ पे एवरेज 15 से 20 हज़ार डॉलर पर साल मिनिमम, ये तो बहुत ही कम तखमीना है जो लगाते हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो क्या नाम है, हर स्टूडेंट हमारे तकरीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट का एस्टिमेट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं है। ये इंडियंस के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज हैं जो जिनको हमने हमारी पॉलिसी से PMC ने और अली रजा साहब ने इनको प्रमोट किया, और जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए और उन्होंने क्या नाम है जाके, क्योंकि क्वालिटी का कुछ नहीं पता, वहाँ पे स्टूडेंट टू बेड रेशो जो हम पाकिस्तान में PMDC डिमांड करती है उसका कोई तनासुब वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे उतनी बेड्स ही नहीं है जितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए जरूरत होती है। तो ये सारे प्लाजास के अंदर बने हुए एक मेडिकल कॉलेजेस हैं,
और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी हमने अपने कॉलेजेस को पाकिस्तान में डिग्रेड किया, हमने उनको प्रेशर में लेकर आए और हमने बाहर जो मेडिकल कॉलेजेस थे ये हो गए, इनको हमने प्रमोट किया पिछले 5 सालों में। जी अच्छा सर, बड़ी तशवीशनाक बात है, अभी आपने कहा कि इंडियन कॉलेजेस है जहाँ पे हमारे मेडिकल के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रखे हैं। सर ये बताइएगा कि बतौर सदर पामी के पास जो है इस तमाम तर वाक़े से मतलब क्या हल है? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि पामी के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। पामी इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो मेडिकल एजुकेशन फराहम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे तो पामी इसके हल में बहुत मौसर किरदार अदा कर सकती है। हम इन सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट पाकिस्तान में कर सकते हैं अगर हुकूमत चाहे और सही पॉलिसीज लेकर आए। क्या नाम है, जो है पानी में भी कैपेसिटी है और पब्लिक सेक्टर में भी कैपेसिटी है कि हम इन सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जॉर्व कर लें अपने सिस्टम के अंदर। हमें जो पहली चीज चाहिए, वी नीड अ मास इवैक्यूएशन प्लान के स्टूडेंट्स को वहां से फिल फॉर और जल्द अज जल्द वहां से निकाला जाए ताकि इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को गारंटी दिया जाए और उनके वालिदैन की जो तशवीश पाई जाती है उनको उसका अजाला किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है स्टूडेंट्स की वहां पर जान और माल और इज्जत कुछ भी महफूज नहीं है। जी ठीक है, सदर पामी फेडरल इस्लामाबाद चैप्टर यासिर न्यासी हमारे साथ मौजूद है। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मैं ज्वाइन किया है किर्गिस्तान से हमारे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बताएगा कि इस वक्त किर्गिस्तान में तलबा तंजीमों में तसादुम है और इस वक्त ताज़ा तरीन इस वक्त हालात क्या है वहाँ पे? जी अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो ये तो रेडिकलिस्टिक ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि बिखरे हुए लोग हैं जिनका ताल्लुक तंजीम। पहले ये चंद अफराद का एक जत्था था जो कि एक बड़ी थोड़ी तादाद में मौजूद थे। बाद उन्होंने ग्रुपिंग की और बहुत सारी रेडिकलिस्ट को अपने साथ मिलाते हुए एक बहुत बड़ा गैंग और ग्रुप की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तानियों की एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम IUK इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तानी 3000 से ज्यादा इनकी रेजिडेंसी हॉस्टल में और उसके कुर्बो जवार में कुछ पाकिस्तानी मौजूद थे या यहाँ पे रहते थे। सबसे पहला अटैक उन्होंने और इस हुजूम में IUK यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान वहाँ पर किया और वहाँ पे खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दी और अंदर घुसकर उन्होंने एक एक शख्स को चुन कर मारा। उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये था कि कहीं पर उनको कोई पाकिस्तानी देखे, कहीं पर उनको कोई इंडियन देखे, बंगाली देखे, मिस्री देखे, उनका मतमाए नजर सिर्फ बैरून मुल्क रखा। और एक इतलात के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि उनके मतमाए नजर में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी थे। वहाँ पे उनको कोई पाकिस्तानी नजर आया, एशियन नजर आया, उन्होंने उसको चुन कर मारा और उनके टारगेट में पाकिस्तानी थे। वो चाहते थे कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और बातों से ये समझा जा सकता है कि वो कह रहे कर देंगे। अभी इतलात जो हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि वो जैसे ही अंधेरा पड़ने वाला है 10 घंटों के बाद फिर से वो दोबारा से रिफ्रेश होकर रिबटल करने के लिए फिर से आ रहे हैं। अच्छा अगर ये खबर है कि फिर से जो है ये मामला जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे मतलब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से कोई बातचीत नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद तलबा हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की इमदाद या फिर कोई बात हुई है पाकिस्तानी हुकाम से? जिस तरह की हमें एक छोटी सी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान आई है, उसके अलावा इसहाक डार की तरफ से नजर आई है। उनका ये कहना है जो कि हमने जो एम्बेसी है और जो हसन है और उसके अलावा उनको ऑन बोर्ड लिया है, हम हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया है, पैनल पे लिया है, उनसे हम बार बार मदद की अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप जो फंसे हुए मजलूम मकबूर मजबूर हेल्पलेस पाकिस्तानी हैं, खुदा के लिए आप उनकी मदद करें। जवाब आया है कि किर्गिज़ हुकाम हमारे साथ ताउन नहीं करते। हुकाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो मकामी अफराद हैं, जो दुश्मन है, जो हुजूम है, सिर्फ उसकी हिमायत करने के बाद तो वो बेचारे अभी तक पाकिस्तानी वहां पर मजबूर हो। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत की है, किर्गिज़ जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान तैनात हैं में उनको हिदायत की हैं, तो हमें जब पाकिस्तानी तलबा से बात की तो उनका कहना है कि हमें
हमारे तक इनकी कोई रसाई नहीं हो रही, जो हमें इमदाद फराम की जा रही है उसकी रसाई हमारे तक नहीं हो रही। अगर एम्बुलेंस जाते हैं, अगर कुछ न कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं तो वो सहम के नीचे बैठे रहते हैं या बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो किर्गिस्तान में मौजूद अपार्टमेंट्स में पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन सब को घरों से बाहर निकाल रही है। बहुत से निकाल दिया गया है। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत फरमाए। हमें दीजिए इजाज़त और कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।